हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 3 पादप जगत यानी प्लांट किंगडम चल रहा है और आज इसका हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तिबीजी जिसे हम इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और आवृत्तिबीजी पौधों में। ठीक है, इन 5 भागों में कुल पादप जगत को बांटा गया है। तो जिसमें से हम पहला थैलोफाइटा पढ़ रहे थे। थैलोफाइटा को हम सेवॉल भी कहते हैं क्योंकि थैलोफाइटा में सेवॉल आते हैं। ठीक है, तो सेवॉलों की हमने जो लक्षण है वो देख लिए थे कि सेवॉलों के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सेवॉलों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें तीनों प्रकार का जनन होता है। तो जो कहते हमारे सेवॉल के लक्षण थे वो हमने पढ़ लिया था। सेवॉल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यानी इनका वास स्थान भी हमने देख लिया था। ठीक है, अधिकांश सेवॉल क्या होते हैं? जलीय होते हैं। ठीक, तो आज की जो वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेवॉलों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सेवॉलों में किस प्रकार जनन होता है आज की वीडियो क्लास में हम उसे पढ़ेंगे। तो सेवॉलों में जो जनन होता है वो तीनों प्रकार से होता है। कायिक जनन भी होता है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यानी जो हमारे एल्गी हैं उनमें तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं जनन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है, तो कहते हैं लिखेंगे सेवॉलों में जनन। इसमें लिख लेते हैं सेवॉलों में जनन तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा कायिक जनन जिसे हम वर्धी जनन भी कहते हैं। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो सेवॉलों में कायिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, तो इस विधि में जो सेवॉलों का शरीर है वो कहते हैं जो सेवॉल है जो उसका जो शरीर होता है वो 1 से 2 भागों में बट जाता है यानी टूट जाता है। ठीक है, और प्रत्येक खंड क्या होता है? एक नए सेवॉल को या एक नए पादप का निर्माण करता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कायिक जनन में सेवॉलों में कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, इस विधि में सेवॉल खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए पादप का निर्माण करता है। नए पादप का निर्माण करता है। ठीक, ये हमारा पहला था कायिक जनन। दूसरा हमारा क्या कौन सा है? अलैंगिक जनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन, ठीक है, तो इसमें कहते हैं जो शैवालों में अलैंगिक जनन होता है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, जिनका कहते हैं निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, बीजाणु धानी में। ठीक है, बीजाणु कहाँ बनते हैं, कहते हैं बीजाणु धानी में बनते हैं। ठीक, तो जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है शैवालों में, बीजाणु द्वारा। और जो बीजाणु द्वारा होते हैं वो दो प्रकार के बीजाणु होते हैं आपका, एक चल बीजाणु होता है, दूसरा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, चल बीजाणु में आप इसके पहले भी की वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था, चल बीजाणु हम किन्हें कहते हैं, ऐसे बीजाणु जिनमें फ्लैजला, ठीक है, क्या पाया जाता है, कसाब पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये गति करते हैं। ठीक है, लेकिन इस जो कहते हैं यहाँ जो शैवालों में चल बीजाणु है, इसमें दो प्रकार के आपके चल बीजाणु होते हैं, एक जिसमें कसाबिका पाई जाती है यानी फ्लैजला पाया जाता है, और एक ऐसे चल बीजाणु जिनमें पश्चमाबिका यानी सीलिया पाई जाती है। ठीक है, आपके दो प्रकार के फ्लैजला मतलब कसाब होते हैं, एक कसाबिका हमारी थोड़ी बड़ी होती है जिसको हम फ्लैजला बोलते हैं इंग्लिश में, और एक पश्चमाबिका को इंग्लिश में सीलिया बोलते हैं, जो छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो कहते हैं चल बीजाणु, एक वो चल बीजाणु होते हैं जिनमें कसाबिका पाई जाती है, उसके माध्यम से ये लोग गति करते हैं। दूसरा हमारा जो एक वो चल बीजाणु जिसमें पश्चमाबिका पाई जाती है यानी सीलिया पाया जाता है, और उसके माध्यम से ये गति करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम शैवालों में अलैंगिक जनन शैवालों में अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, तथा बीजाणु धानी में बीजाणु धानियों में बनते हैं तथा बीजाणु धानी से मुक्त होकर नए पादप का निर्माण करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से बीजाणुओं द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, पहला हमारा है चल बीजाणु, ठीक है, जू स्पोर, ठीक है, चल बीजाणु गतिशील कसाबिक एक कोश की संरचना है। ठीक है, जो
अनुकूल अनुकूल वातावरण में, जो अनुकूल वातावरण में होता है, जो अनुकूल वातावरण में होता है। ठीक है, अनुकूल वातावरण में होता है। ठीक है, कसाबिका कसाबिका जैसे यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स, पक्षमाबिका पक्षमाबिका जैसे जैसे उरोगोनियम 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 आदि में चल बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक है, ठीक है, बीजाणु कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानी में बनते हैं। ठीक है, और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो बीजाणु धानी क्या हो जाती है? फट जाती है, और इनमें से जो बीजाणु हैं, चल बीजाणु क्या होते हैं? वो मुक्त हो जाते हैं और नए शैवाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है अचल बीजाणु। ठीक, अचल बीजाणु अचल बीजाणु द्वारा ठीक है, अप्लेनोस्पोर ठीक है, ये चल बीजाणु की भांति है, यानी इसमें सिर्फ क्या है इसमें आपको अंतर है कि इसमें कसाबिका नहीं पाई जाती, ना ही कोई मतलब इसमें कोई भी कसाबिका मतलब गति करने के लिए ना ही इसमें कसाबिका पाई जाती और ना ही इसमें पक्षमाबिका पाई जाती है। ठीक है, इनका निर्माण स्थलीय और जो जलीय शैवाल होते हैं उनमें होता है प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, यह अचल बीजाणु का निर्माण किनमें होता है? स्थलीय और जलीय शैवालों में। किस परिस्थिति में? प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जब जहां पर जीवन संभव नहीं होता, ठीक है, जहां पर ये खत्म हो जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है। ठीक, और जब इनके लिए मतलब जब इनकी अनुकूल परिस्थिति आती है तो जो प्रत्येक अचल बीजाणु है वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ये बीजाणु अचल होते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें कोई कसाबिका नहीं पाई जाती। इनका निर्माण स्थानीय एवं जलीय शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है,
जैसे हमारा जैसे माइक्रोस्पोरा, माइक्रोस्पोरा। ठीक, ये हमारा हो गया। अगला है हमारा अलैंगिक जनन में, यानी तीसरा हमारा है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर, ठीक है। तो बहुत सी नीले हरे शैवालों में, ठीक है, मात्र कोशिका के अंदर एक पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु बन जाते हैं। कैसे बीजाणु बनते हैं? पतली भित्ति वाले, ठीक है, बहुत से बीजाणु बन जाते हैं, इसलिए इनको एंडोस्पोर या अंतः बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिकूल परिस्थिति के बाद, ठीक, प्रतिकूल परिस्थिति मैंने बताया कि ऐसी परिस्थिति जहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो जब ये प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो ये अंकुरण नहीं करते, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, इनके अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, तो उसमें ये नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बहुत सी नीले हरे शैवालों के मात्र कोशिका के अंदर पतली भित्ति वाले, ठीक है, पतली भित्ति वाले बहुत से बीजाणु बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? एंडोस्पोर, जिन्हें एंडोस्पोर कहते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति के बाद अनुकूल परिस्थिति आने पर नए पादप का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये था हमारा एंडोस्पोर। अगला है हमारा सुप्त बीजाणु द्वारा। ठीक है, ठीक, सुप्त बीजाणु द्वारा यानी हाइप्नोस्पोर द्वारा। तो चौथा है हमारा सुप्त बीजाणु द्वारा, ठीक, हाइप्नोस्पोर। ठीक, ये कैसे बीजाणु होते हैं? ठीक है, तो ये कैसे बीजाणु हैं? ये मोटी भित्ति युक्त, ये कैसे होते, इनके जो कहते हैं, इनका जो शरीर होता है कैसा होता है? मोटी भित्ति युक्त होता है। ठीक है, और ये अचल बीजाणु है, मतलब ये इनमें कसाव नहीं पाया जाता। ठीक, तो सुप्त बीजाणु ऐसे बीजाणु हैं जो मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक है, जहां पर जीवन संभव नहीं, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो ये क्या होते हैं? सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक, एकदम शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, पर जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें हम लिख लेंगे ये मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में
परिस्थितियों में लंबे समय तक सुप्त अवस्था में, ठीक है, यानी जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तब तक ये क्या रहते हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है और ये अंकुरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो परिस्थितियों में लंबे समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहने के बाद अनुकूल परिस्थिति के आते ही अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करती हैं, नए पादप का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे बाउचेरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है शैवालों में, चल बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। चल बीजाणु जिनमें कसाब पाया जाता है, पछमाविका पाया जाता है। कसाब और पछमाविका, इनमें आप याद रखिएगा, जो कसाब होता है यानी जो फ्लैजला होते हैं वो थोड़ी बड़े होते हैं, और जो सीलिया होती है वो छोटे छोटे रोए की तरह, जैसे रोम होते हैं उस प्रकार से रोम की तरह पाए जाते हैं। और ये भी हमारे बीजाणु के चलन में सहायक होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा था अचल बीजाणु द्वारा। ये बीजाणु ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते, यानी इनमें कसाब नहीं पाया जाता। बीजाणु धानी में इनका निर्माण होता है, और बीजाणु धानी के फटने के बाद ये मुक्त होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला था हमारा एंडोस्पोर यानी अंतः बीजाणु। बहुत से नीले हरे शैवालों में जब मात्र कोशिका के अंदर एक पतली भित्ति वाली बीजाणु बन जाते हैं, ठीक है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब तक ये शांत रहते हैं, उसके बाद ये अनुकूल परिस्थिति के आने पर पादप का निर्माण करते हैं, ठीक था। अगला था हमारा सुप्त बीजाणु बाय हाइपनोस्पोर, ठीक है। ये भी जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो कैसे सुप्त अवस्था में, एकदम शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, जैसे इनमें कुछ जीवन है ही नहीं, ठीक। उसके बाद जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अंकुरित करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हमारा था अलैंगिक जनन। अगला है हमारा लैंगिक जनन, ठीक। अगला है हमारा लैंगिक जनन, ठीक है। तो लैंगिक जनन में, ठीक, लैंगिक जनन जो हमारा है तो युग्मक के आधार पर, ठीक, जैसे आपको पता है कि लैंगिक जनन में हमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, ठीक है। नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है। तो जो युग्मक है, युग्मक के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। जो कहते हैं युग्मक है हमारा, वो कहाँ बनता है, युग्मक धानियों के अंदर, ठीक। लैंगिक में जो युग्मक होता है वो उसका निर्माण कहाँ होता है, युग्मक धानियों के अंदर। युग्मक के संलयन से द्विगुणित यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं, ठीक। तो युग्मक के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहले इसमें थोड़ा सा लिख लें हम, फिर आगे देखते हैं कि 3 प्रकार से कहते हैं, जो 3 प्रकार का जो जनन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला लिखेंगे हम युग्मक के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या है, समयुग्मकी। पहला है हमारा समयुग्मकी, आइसोगैमी, ठीक है, आइसोगेमी।
ठीक है। तो समयुग्मकी में इसमें नर और मादा, ठीक है, इस जो नर और मादा युग्मक है उन दोनों में क्या होता है, उसका जो आकार और कारकी, ठीक है, मोरोफोलॉजी और फाइसियोलॉजी, ठीक है, आकार की और कारकी एक समान होते हैं, ठीक है, तथा ये गतिशील होते हैं, यानी इनमें फ्लैजला पाया जाता है। और इन युग्मकों में लिंग का विभेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कौन नर है कौन मादा है, इनका जो विभेद करना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। ठीक, या हम ये कह सकते हैं जब नर और मादा दोनों की आकार और कार्य दोनों एक जैसा हो, ठीक है, आकार और जो उनकी संरचना है दोनों एक समान हो और इनमें विभेद करना, ठीक है, जब अगर दोनों एक समान है तो इनमें विभेद करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इनकी पहचान, इसमें कौन नर है कौन मादा है ये बताना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों एक समान हो तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम समयुग्मकी कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे जब नर और मादा दोनों की संरचना, आकार एवं कार्य की समान हो, ठीक है, अतः इन युग्मकों में लिंग विभेद करना संभव ना हो, लिंग विभेद करना संभव ना हो, ठीक है, लिंग विभेद करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए इन्हें समयुग्मक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो हमारा होता है समयुग्मकी, उदाहरण ये किसमें होता है, यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स लिखना है हमें, यूलोथ्रिक्स में, ठीक है, और क्लेमाइडोमोनास में, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जब नर और मादा, ठीक है, जो मतलब हमारे जो दोनों युग्मक हैं जब वो एक समान हो, उनमें उनकी जो संरचना है उनका आकार है, ठीक है, तो सब एक समान हो और उनमें पहचान करना मुश्किल हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समयुग्मकी बोलते हैं। ठीक है, और युग्मक क्या होते हैं, ये हमेशा याद रखिए कि युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ होता है, युग्मक धानी में। युग्मक कहाँ बनते हैं, युग्मक धानी में। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने दो युग्मक बनाए, थोड़ा सा वो हो गया लेकिन ये एक समान है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, ये संलयित होकर क्या बनाएंगे, द्विगुणित युग्मज का निर्माण करेंगे। इस प्रकार, ठीक है, 2n। ठीक, तो इनमें क्या है, ये दोनों एक समान है, इनका आकार, इनकी आकृति, इनके मतलब संरचना सब क्या है, एक समान है, तो ये क्या है, समयुग्मकी है। ठीक है, और ये हमारा इनके संलयन के बाद क्या बनता है, युग्मनज। ठीक, ये युग्मनज प्रतिकूल परिस्थिति के बाद जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या करता है, अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। ठीक, अगला है हमारा असमयुग्मकन।
ठीक है, असम युग्मन बोल सकते हैं या हम इसको विषम युग्म की बोल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, विषम युग्म की, विषम युग्म की। ठीक है, एनिसोगोमी, एनिसोगेमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो नर और मादा, ठीक है, उस समयुग्मक में क्या था, दोनों की संरचना और आकार कार्य के क्या थे, सब समान थे। लेकिन विषम युग्मक में, ठीक है, इनकी जो आकार है तथा कारकी, ये दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ऐसे युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक युग्मक क्या होगा, बड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम दीर्घ युग्मक बोलते हैं। अब वो क्या होता है, वो निष्क्रिय युग्मक होता है। एक युग्मक छोटा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लघु युग्मक। वही युग्मक क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, ठीक, तो जो हमारा नर है, नर कौन होता है, वो लघु युग्मक होता है। स्त्री क्या होती है, दीर्घ युग्मक होती है। ठीक, और वो दीर्घ युग्मक मैंने भी बताया, जो स्त्री है यानी दीर्घ युग्मक, वो क्या होती है, वो निष्क्रिय होती है। नर यानी लघु युग्मक क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक, इन दोनों का आपस में संलयन होता है और संलयन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जब नर और मादा युग्मक की, ठीक है, आकार की तथा कार्य की भिन्न हो, कार्य की भिन्न हो मतलब एक समान ना हो। ठीक है, भिन्न हो तो ऐसे युग्मक को विषम युग्मकी कहते हैं। ठीक है, इसमें नर या लघु युग्मक, ठीक है, सक्रिय होता है, स्त्री या दीर्घ युग्मक निष्क्रिय होता है। ठीक, तो इस प्रकार का जो जनन है वो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक, में पाया जाता है। ठीक, क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हम फिगर देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक जो हमारा युग्मक होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, इसमें फ्लैजला पाया जाता है गति करने के लिए। ये दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये अगुणित, ये अगुणित। ये हमारा क्या है, दीर्घ युग्मक है, दीर्घ युग्मक। ये कौन सा युग्मक है, स्त्री यानी मादा है। और ये क्या है, निष्क्रिय होती है। क्या होती है, ये निष्क्रिय। ठीक है, ये हमारा कौन सा युग्मक है, लघु युग्मक यानी नर। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, सक्रिय। आई थिंक पेन खत्म हो चुकी है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कैसे है, सक्रिय होती है। ठीक है, ठीक, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है,
क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में ऐसा जनन होता है। ठीक है, अगला हमारा थर्ड है अंड युग्मन। तीसरा हमारा है अंड युग्मकी, अंड युग्मन या अंड युग्मकी, युग्मकी। ठीक है, ओगेमी, ओगेमी। ठीक, जो इस प्रकार का जो हमारा कहते हैं जो जनन होता है उसमें मादा युग्मक हमारा, जैसे भी हमने विषम में पढ़ा, इसमें जो कहते हैं मादा युग्मक क्या होता है, बड़ा होता है। नर युग्मक क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, मादा युग्मक में कोई कसाब नहीं होता। जो हमारा मादा युग्मक होता है उसमें कोई कसाब नहीं होता, यानी ये चल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जो हमारा नर है उसमें 2 कसाब पाए जाते हैं, ये द्विकसाबिकी होता है। ठीक है, और इसमें जो युग्मक संयोजन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और ये जो युग्मनज है वो अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करता है। ठीक, इस प्रकार का जो कहते हैं जनन होता है वो किसमें होता है, ओडोगोनियम में होता है। ठीक, तो लिखेंगे इसमें इस प्रकार के जनन में नर युग्मक छोटा और द्विकसाभिकी होता है, द्विकसाभिकी होता है। ठीक है, और मादा युग्मक बड़ा और अकसाभिकी होता है, और अकसाभिकीय होता है। ठीक है, और मादा युग्मक बड़ा और कसाभिकी नहीं होता, कसाभिकी नहीं होता। नर और मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक के संयोजन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये किसमें होता है, ओडोगोनियम में। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, ये है एन, ये बड़ा है मादा। ठीक, ये हमारा नर द्विकसाभिकी। ठीक है, ये क्या है हमारा नर। ठीक, इनके संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जो क्या होता है 2n होता है। ठीक है, तो ये हमारा लैंगिक जनन भी खत्म हो गया, सवालों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन युग्मक के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला समयुग्मकी, जिसमें नर और मादा एक समान होते हैं, जिनमें लिंग विभेद करना नामुमकिन होता है। ठीक है, दूसरा था हमारा विषम युग्मकी, इसमें दोनों के आकार में कारकी में भिन्नता होती है। ठीक, जो हमारा नर होता है वो छोटा होता है, जिसे हम लघु युग्मक कहते हैं, वो सक्रिय होता है। मादा युग्मक वो क्या होता है, वो बड़ा होता है, जिसे हम दीर्घ युग्मक कहते हैं, और ये क्या होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, तीसरा था हमारा अंड युग्मकी। अंड युग्मकी में इस प्रकार का जो हमारा जो जनन में इसमें नर युग्मक छोटा होता है, लेकिन इसमें द्विकसाब पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा मादा युग्मक होता है उसमें कोई कसाब नहीं होता है। इनके संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज नए पौधे का निर्माण करते हैं अंकुरित होकर। तो ये किसमें होता है, ओडोगोनियम में होता है। ठीक, तो लैंगिक जनन हमारा खत्म। यानी जो सवालों में जनन हेडिंग थी, रिप्रोडक्शन इन एल्गी
वो हमारा खत्म हो गया है। तो हमने क्या देखा कि शैवालों में जनन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कायिक वर्धी जनन, कायिक वर्धी जनन, दूसरा हमारा अलैंगिक जनन और तीसरा हमारा था लैंगिक जनन। ठीक है, एक बार हम रिपीट करेंगे। कहते जो कायिक जनन होता है वो किसके, कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। शैवालों में कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा था हमारा अलैंगिक जनन। तो शैवालों में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है, बीजाणुओं द्वारा निम्न प्रकार से होता है। पहला था हमारा चल बीजाणु, दूसरा था हमारा अचल बीजाणु, तीसरा था हमारा एंडोस्पोर और चौथा था हमारा हाइपनोस्पोर। ठीक है, लैंगिक जनन हमारा युग्मक के आधार पर 3 प्रकार से होता है समयुग्मकी, विषम युग्मकी और अंड युग्मकी। तो ये हमारा जनन हेडिंग खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कि शैवालों का महत्व, शैवालों का आर्थिक महत्व। ठीक है, क्योंकि शैवालों में है ना बहुत से कहते हैं जो हमारे बहुत सा कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन ए बी सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए बहुत से जो शैवाल हैं वो खाद्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो शैवाल से हमें लाभ भी होता है और इनकी जो कहते हैं इनसे हमें हानि भी होती है। तो हम इस हेडिंग में शैवालों के आर्थिक महत्व में ये देखेंगे कि शैवालों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगली हेडिंग डाल देते हैं, शैवालों का आर्थिक महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो हम हेडिंग डालेंगे शैवालों का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, हल्का सा ब्लर हो जा रहा है, शायद कैमरे का इश्यू है। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या पड़ी, शैवालों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि शैवालों में प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए बी सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जो शैवालों का प्रयोग खाद्य, ठीक है, खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक, तो आर्थिक रूप से शैवाल हमारे लिए क्या है, अधिक महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जो इनकी अनियंत्रित वृद्धि है, ठीक, उनसे हमें विभिन्न प्रकार की हानि भी होती है। तो पहला हम इनका लाभदायक महत्व देख लेंगे, उसके बाद हम इनके हानिकारक महत्व देखेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, शैवाल हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी अनियंत्रित वृद्धि विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। ठीक, जो निम्न है, क्या है, जो इसे नहीं लिखते हैं, अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, लाभदायक महत्व।
ठीक है। यूजफुल इंपॉर्टेंस, यूजफुल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सवालों का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में सवालों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग अब सब हेडिंग डालेंगे भोजन के रूप में, ठीक है। पहले हमारी हेडिंग लाभदायक महत्व डालेगी, उसमें जो हमारी सब हेडिंग क्या पड़ेगी, भोजन के रूप में, ठीक है। एल्गी एज अ फूड, एल्गी एज फूड, ठीक है। ठीक है, तो सवालों में, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें भोज्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हमारे हैं पोरफायरा है, क्लोरेला है, लेमिनेरिया है और रोडीमेनिया है, ठीक है। और हमारे और भी बहुत से सवाल हैं जो भोजन के रूप में खाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा लेमिनेरिया है, इसका जो उपयोग है भोजन के रूप में आयोडीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगर जो लेमिनेरिया है इसके क्या, अगर इसको हम भोजन के रूप में खाते तो इसमें क्या मिलता है, आयोडीन। इस आयोडीन की उपस्थिति के कारण हमें कौन सा रोग नहीं होता, घेंघा रोग नहीं होता है। तो लिख लेते हैं इसके आगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे सवालों में, सवालों में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा विटामिन, विटामिन कौन कौन से, ए, बी तथा सी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से, इसी कारण इनका प्रयोग, इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक। जिसमें से हमारे मुख्य रूप से क्या है, जैसे, ठीक है, पोरफायरा, पोरफायरा, क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है। और हमारा है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, रोडीमेनिया, रोडीमेनिया आदि क्या है, प्रमुख है। और भी है जैसे हमारे एलिरीरिया, स्पैरुलिना, ठीक है। इन सब कहते हैं सवालों का क्या कहते हैं, भोज्य के रूप में का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इन्हीं के बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहला जैसे हमारा लेमिनेरिया, ठीक। लेमिनेरिया का जो प्रयोग है वो भोजन के रूप में करने से इसमें जो उपस्थित आयोडीन होता है उसकी वजह से घेंघा रोग नहीं होता है। तो हेडिंग डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो लेमिनेरिया और लेमिनेरिया, ठीक।
लिखेंगे इसका उपयोग भोजन के रूप में करने पर इसमें उपस्थित आयोडीन के कारण घेंघा रोग नहीं होता। ठीक है, यानी जो हमारा लैमिन एरिया है इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की वजह से इसको खाने पर हमें घेंघा रोग नहीं होता। अगला है हमारा अलवा। ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सलाद तथा सूप बनाने में किया जाता है। लिखेंगे इसका उपयोग सलाद तथा सूप बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला है हमारा स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड में रोडोमेनिया कहाँ पाया जाता है? स्कॉटलैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे जो स्कॉटलैंड में है तो रोडोमेनिया, वहां पर जैसे हम लोग हिंदुस्तान में तंबाकू खाते हैं तो वहां पर स्कॉटलैंड में रोडोमेनिया का जो प्रयोग है तंबाकू के रूप में किया जाता है। तो अगला हम डालेंगे रोडीमेनिया। लिखेंगे स्कॉटलैंड में इसका प्रयोग तंबाकू की तरह चबाने में किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है पोरफायरा। ठीक है, इसका उपयोग जापान में साक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जापान में साक के रूप में किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, लगभग 30,000 इसके कितनी वहां पर खपत होती है साल भर में? 30,000 मैट्रिक टन। ठीक है, अगला है हमारा क्लोरेला। ठीक है, इसका उपयोग, इसमें क्या तो पोषक तत्व बहुत होते हैं, तो इसका उपयोग हमारा किसमें किया जाता है? इसका उपयोग उपयोग पेस्ट्री, सैंडविच, केक आदि के साथ मिश्रित कर भोजन के रूप में करते हैं। तो इसका उपयोग पेस्ट्री, केक, सैंडविच, चावल
आदि के साथ मिश्रित कर भोजन के रूप में किया जाता है। भोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। स्पाइरुलिना भी इसी प्रकार का ही सेवॉल है, क्लोरेला की तरह ही, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये बिल्कुल सेम है, मतलब इसका भी प्रयोग कहते हैं केक में, चावल में, पेस्ट्री में भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा क्लोरेला है इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, ठीक है। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो क्लोरेला से ही प्रोटीन को प्राप्त करते हैं, ठीक। और इसके अतिरिक्त हमारे जैसे कहते हैं मैक्रोसिस्टिस है, फ्यूमस है, लेमिनेरिया है, सारगासम है, स्कोफिलनम आदि जो समुद्री शैवाल है, इनका जो प्रयोग होता है वो जब ये समुद्र तट के क्षेत्रों में जो पशु के चारे के रूप में किया जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ शैवालों का मुर्गी पालन व मछली पालन में भी भोजन के रूप में उपयोग होता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग शायद देखे ना बोर हो जाएं। तो आज की वीडियो क्लास के इतना ही। लाभदायक महत्व में हमने भोजन के रूप में शैवालों का महत्व देख लिया है। अब हमारे जो दूसरी हेडिंग उद्योगों में किस प्रकार से शैवाल हमारे लिए लाभदायक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। तो आज की वीडियो क्लास के इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।